Hello friends, hope you are doing good and enjoyed my earlier lecture on differentiation. If you have not watched yet, please do watch from my channel, link given in the description. We will start with integration, a most powerful tool in physics to understand the concepts. So please focus on this topic very carefully because once you are done through integration, you are through. So let's start. So what is the definition of integration? Integration is a tool to perform addition by bringing together infinitesimal components into a single unit. इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो you have given one rectangle like this in xy plane, ठीक है, जिसका लेंथ ऐसे विथ और लेंथ दिया हुआ है a और b, ठीक। अगर इसका तुमसे एरिया पूछा जाएगा तो तुम इसका एरिया क्या बताओगे? बहुत सिंपल है, तुम तुरंत बता दोगे एरिया इक्वल टू a इंटू बी, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन सपोज अगर कोई ऐसा कर्व आ जाए तुम्हारे पास, ये एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व दिख रहा है ना, ऐसा ही कर्व है। ये कर्व मतलब ये कैसे प्लॉट हुआ होगा? देखो, ये कर्व जो है बेसिकली ये y जो होगा विल बी सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। तो मतलब x का कोई भी वैल्यू लोगे, मान लो यहाँ कोई वैल्यू ली तो y का एक वैल्यू होगा, तो ये यहाँ प्लॉट हो गया ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ x का वैल्यू होगा तो y का वैल्यू कुछ होगा अपना ऐसा, इस तरह करते करते ये प्लॉट हुआ होगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन वैरिंग है, मतलब ये जो पूरा ग्राफ है देख रहे हो ऐसे 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 वैरी कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे रेक्टेंगल में से कांस्टेंट था उस तरह से यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बताओ, अब अगर तुमसे हम इसका पूछेंगे कि इसका एरिया बताओ, तो अब क्या करोगे? बताओ, कोई बता सकता है इसका एरिया? देखो, कुछ लोग बोलेंगे हाँ बता सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसका एरिया कुछ हद तक हम बता सकते हैं, बट नॉट वेरी प्रिसाइसली, बट कुछ हद तक बता सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है इसका? देखो, इसका तरीका ये हो सकता है कि सपोज करो इसी कर्व के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल, मान लो ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है, ये इसका जो थिकनेस होगा, मतलब इस वाले का मैं सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, इस वाले का जो थिकनेस होगा वो कुछ मान लो अपने मन से, ठीक है, मान लो डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स है और ये वैल्यू जब ये यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, तो इस टाइम पे इसका कुछ होगा वैल्यू y, तो ये y हो गया, इसका ये y हो गया ना। तो इस रेक्टेंगल का बेसिकली एरिया निकाला जा सकता है ना अभी, मतलब डेल्टा एक्स सिंपली क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इंटू जो y का जो यहाँ पे वैल्यू होगा उस टाइम पे, तो इंटू y। समझ में आ रहा है? डेल्टा एक्स थिकनेस है ये, और डेल्टा वाई इसका ये हाइट बोल लो, लेंथ बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ दिया हुआ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डेल्टा एक्स इंटू वाई हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो अगर एक का तुम ऐसा निकाल लिए एरिया, है ना, तो उस तरह से सबका एरिया निकाल सकते हो। हर पॉइंट पे उसका तुम्हारा वाई का वैल्यू पता होगा, डेल्टा एक्स मान लो यूनिफॉर्म रखो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके अगर सबका एरिया तुम अगर निकालते हो तो तुमको क्या करना होगा? बेसिकली जितने रेक्टेंगल्स हैं, मान लो हमने यहाँ पे इस कर्व के अंदर 10 रेक्टेंगल्स डाल दिए हैं ऐसे ऐसे, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द जो सबसे छोटा वाला था, मतलब ये देखो ये वाला जो था ये सबसे छोटा था, फिर थोड़ा हाइट में बढ़ा, फिर बढ़ा, जैसे जैसे कर्व जा रहा है वैसे वैसे हम रेक्टेंगल का हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करते गए हैं, ठीक है। विथ इसका सेम रखे हैं हम, ठीक। तो टोटल मान लो 10 रेक्टेंगल्स बना, तो तुम इसका एरिया बता सकते हो कि इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स का एरिया होगा a1 + a2 + a3 डॉट 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 ऐसे करके लास्ट वाला a10 तक, ठीक है, ताकि ये पूरा कर्व के अंदर ये कवर अप हो जाए, ठीक। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बॉस, अगर इसमें तुमसे अगर कोई बोलेगा कि ये एरिया का क्या वाकई में सही है, तो यू विल से नो। वाई? बिकॉज दिस विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट एरिया। क्यों? क्योंकि जितना भी यहाँ व्हाइट वाले पोर्शन दिख रहे हैं ना एम्प्टी, जैसे ये व्हाइट वाला पोर्शन तुमको एम्प्टी दिख रहा होगा, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे व्हाइट वाला पोर्शन एम्प्टी दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, तो हर जगह देखो दिख रहा होगा कि यहाँ एम्प्टी है व्हाइट वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला एरिया बेसिकली क्या हुआ, जो मान लो अगर उसको हम डेल्टा ए कहते हैं सपोज, ठीक है, तो ये डेल्टा ए इज मिसिंग फ्रॉम दिस एरिया, ये जो एरिया तुमने कैलकुलेट किया है इसमें से में ये डेल्टा एरिया ये नहीं आएगा जो भी व्हाइट वाले पोर्शन है, क्योंकि तुमने तो सिर्फ ये सब रेक्टेंगल्स का एरिया लिया ना, तो ये तो छूट गया। तो दैट इज व्हाई दिस विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट एरिया, राइट। तो अब कोई बताओ कि अब ऐसा क्या करें जिससे हमें एग्जैक्ट एरिया निकल सके। फिर अब यहाँ पे बात आता है कि देखो सपोज करो वही सेम फंक्शन है हमारा, सेम कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है, ठीक है। अब इसका मुझे एरिया निकालना है एकदम प्रिसाइज, तो मैं क्या करूंगा इस केस में? ये करूंगा, देखो तुम्हें मैंने एक कंसेप्ट दिया था इन्फाइनेटेसिमल का। इन्फाइनेटेसिमल मतलब क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल, राइट।
तो टेंडिंग टू द डॉट ऑफ दिस, मतलब अगर इस कर्व को बहुत छोटे 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 इस तरह करके dx 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 में डिवाइड करते चले गए, टेंडिंग टू मतलब ये समझ लो एक डॉट है इस लाइन का, इस कर्व का डॉट है, मतलब ऐसे भी तुमको पता है ना, या यहाँ कोई भी x का वैल्यू पे, मान लो कोई अगर हम x का वैल्यू ले x1, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक वैल्यू होगा ये y1, राइट, ये वाला चीज, ये y1 होगा उसके उस कर्व के अनुसार, क्योंकि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, ठीक। तो अगर बेसिकली इस कर्व को हम बहुत छोटे 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 ऐसे ऐसे डॉट्स में बांट दें, जिसका थिकनेस बोले हम dx है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे भी बांटे, सपोज करो इस पॉइंट पे हम बांटे हैं dx, तो ये मान लो यहाँ से ये ओरिजिन है, तो यहाँ से ये मान लो दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे ऐसा dx एकदम बहुत छोटा सा पॉइंट एक मान लिए, तो x पे y का कर्व का कुछ वैल्यू होगा ना, ये वाला जो y जो आ रहा है, ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो यहाँ y लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू अगर ये fx में पुट कर दोगे तो y का तुमको वैल्यू निकल जाएगा, तो उस पॉइंट पे तुमको इसका हाइट भी मिल गया, इसका थिकनेस भी मिल गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर तुम्हें किसी ऐसे छोटे से रेक्टेंगल का हाइट भी पता है और विड्थ भी पता है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या बता सकते हो, आराम से बता सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ इनफिनिटेसिमल कंपोनेंट जो ये था, उसका एरिया क्या होगा, y मल्टीप्लाइड बाई सिंपली दिस y मल्टीप्लाइड बाई dx। ये छोटा सा एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, जिसका हाइट मान लो y है और ये विड्थ कितना है dx, तो इसका एरिया कितना हो गया, सिंपली y मल्टीप्लाइड बाई dx, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब देखो अगर इसी तरह के ये छोटे छोटे dx मैंने बना दिए हैं, ये सब जो दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे, ये सब dx 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 लेंथ के हैं, अगल बगल ऐसे ऐसे चल रहे हैं, और ये डॉट डॉट है, मतलब ये पूरा कवर्ड है, मतलब ये पूरा कर्व के अंदर इतने छोटे 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 हमने dx लेंथ मान लिया, और हर एक पे मान लो यहाँ पे निकालना है तुमको वैल्यू, तो तुमको इसका वैल्यू पता है, क्योंकि ये ओरिजिन से कुछ मान लो x2 डिस्टेंस पे होगा, सपोज करो ये वाला पॉइंट, तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें y2 मालूम होगा। समझ में आ रहा है कि कैसे, ये वाले फंक्शन से, ठीक है। तो हर एक पॉइंट, हर एक x पे तुम्हें y का वैल्यू पता है, ठीक, तो तुम्हें बेसिकली हर एक पॉइंट पे क्या मालूम है, ये हाइट मालूम है और इसका थिकनेस मालूम है, तो हाइट इंटू थिकनेस अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल पोर्शन। समझ में आ रहा है? तो एरिया ऑफ इनफिनिटेसिमल कंपोनेंट कितना है, y मल्टीप्लाइड बाई dx होगा एट एनी पॉइंट, ठीक। तो अब अगर मैं इसी वाले सब एरियाज को, एरिया ऑफ कर्व, मतलब ये जो एरिया जो था, जो कर्व था, इसके अंदर जितने भी ये रेक्टेंगल्स हैं, चाहे जितने नंबर्स हो, मुझे काउंट भी नहीं किया हूं मैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर मान लो, क्योंकि ये एक लाइन है, लाइन को में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट, और हर पॉइंट को हम dx मान लिए हैं, ठीक है, तो हर dx का अपना विड्थ है dx और लेंथ हाइट है y, तो उसका एरिया हो रहा है y टाइम्स dx, ठीक है। तो एरिया ऑफ कर्व हम बोल सकते हैं अब सम ऑफ ऑल सच इनफिनिटेसिमल कंपोनेंट विथ एरिया कितना, y इंटू dx, ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कि अब क्या करेंगे, जो एरिया मेरा निकल जाएगा, अब तुमको सिंपली इसी प्रोसेस को, जो ये सम करने का जो प्रोसेस यहाँ बात कर रहे हैं ना, कि ये सम कर देंगे हर एक ये वाले को, हर एक छोटे वाले एलिमेंटल कंपोनेंट को यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये जो इसको ऐड कर देगा हर एक के एरिया को, दिस इज डन यूजिंग इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो इस वाले केस में तुम्हारे पास नंबर्स फिक्स हो गए थे, 1 2 कितने नंबर थे, 10 नंबर ऑफ एरिया, मतलब डिस्क्रीट था ये, तुम्हें मालूम था कि इसमें 10 ऐसे ऐसे रेक्टेंगल थे, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे, जो ये व्हाइट वाला एरिया छूट रहा था। इसमें देर आर से इन्फानाइट नंबर ऑफ, मतलब इन्फानाइट मत बोलो, मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स है, बहुत छोटे छोटे dx वाले रेक्टेंगल हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो इन सब का एडिशन कर दोगे तो तुमको एरिया मिल जाएगा इस कर्व के अंदर का, ठीक है। तो ये एडिशन कैसे करते हैं, दिस एडिशन इज डन यूजिंग इंटीग्रेशन, सो दिस इज द टूल, ठीक है। चलो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या है। देखो इंटीग्रेशन जो होता है, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास ऐसा मान लो रहता है x इक्वल टू टी स्क्वायर है, सपोज, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट करना था मतलब क्या करना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t निकालना था, यानी कि dx बाई dt करना था, ठीक है। तो तुम dx बाई dt आराम से कर सकते हो, तुम्हें फॉर्मूला पता है, dx बाई dt क्या होता, n t टू द पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे ये t स्क्वायर था तो ये हो जाता 2t, और इसके पावर में क्या था 2 माइनस वन, तो इट इज 2t, राइट, ठीक है। अब अभी बताओ किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया क्या, कि मान लो तुमको 2t दिया हुआ है, सपोज 2t दिया हुआ है, dx बाई dt ही दिया हुआ है इक्वल टू 2t,
तो इससे क्या वापस हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो आंसर है यस, यू कैन डू इट। कैसे? अगर उस केस में जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो उसी प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन से तुम ये जो तुमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया था जिस चीज को, मतलब x को हमने डिफ्रेंशिएट किया था एक बार, तो वो आया dx बाई dt। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वी विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन, यही जो x इक्वल टू टी स्क्वायर था वही हमें वापस से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है बेसिकली। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या है। इंटीग्रेशन का जो नोटेशन है, इट इज ए स्टाइलिश एस गिवन बाई एस, मतलब इलोंगेटेड एस है बेसिकली, मतलब एस को लिखो और उसको दोनों साइड अगर इलोंगेट कर दोगे ऊपर और नीचे तो वो कुछ इस तरह बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज द इंटीग्रेशन साइन। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एंड इंटीग्रेशन सिंपली मीन्स, इंटीग्रेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो यही होता है दैट यू विल add up the infinitesimal area under the curve। मतलब किसी भी, कोई भी मुझे कर्व दिया हुआ है उसके अंदर अगर इन्फाइनाइटेसिमल स्ट्रिप अगर एक लेंगे हम जिसका dx थिकनेस होगा और y अगर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कर्व था तो ठीक है, तो उसका एरिया लेके उसका सम अप खाली करना होता है। ठीक है, तो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस थिंग। ओके, चलो नाउ दिस सपोज, अब एक यहाँ पे मैं ये तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ये ग्रेजुअली अभी आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला ये सब आ जाएगा इसमें भी। अभी बस इलस्ट्रेशन के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सपोज करो dx बाई डी टी इक्वल टू 2t दिया हुआ है जो यहाँ पे था। ठीक है, dx बाई डी टी 2t है, तो x को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली इंटीग्रल, मतलब इस फॉर्म में लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, तो उसमें कैसे लिखते हैं ये समझो। सिंपली तुम्हें क्या करना है, ये जो dt था उसको उठा के इधर ले आना है, 2t के साथ मल्टीप्लाई कर देना है उसको, तो ये 2t dt हो गया। ठीक है, और तो बचेगा क्या बेसिकली, dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2t dt, ये बचेगा। तो इंटीग्रल ऑफ dx जो होगा, dx क्या था, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट ऑफ कंप्लीट x, तो इंटीग्रल ऑफ dx क्या हो गया, मतलब dx वैसे वैसे dx को पूरे को हमने ऐड कर दिया, सम अप कर दिया, राइट। तो वो पूरा सम अप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो बेसिकली इट इज रिटन लाइक दिस, x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2t dt। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना ही कैसे लिखते हैं इसको। वैसे अभी ये सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस है, आगे अभी और भी फॉर्मूलाज और ये सब चीजें और क्लैरिटी आ जाएगा कि ये आया कैसे, ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व ऑफ dx बाई डी टी, वर्टिकल एक्सिस बाई t हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मान लो ऐसा तुम्हें कोई ग्राफ दिया रहता है, ये t है और इस साइड में तुम्हें ये dx बाई डी टी दिया रहता है। ठीक है, दिस इज dx बाई डी टी, है ना। तो यहाँ कोई भी ग्राफ अगर तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, बीट एनीथिंग, मतलब मान लो ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, तो अगर इंटीग्रल ऑफ 2t dt निकाल रहे हो, बेसिकली इंटीग्रल ऑफ 2t dt, तो इसका ये मतलब होता है कि इस कर्व के अंदर का जो ये एरिया है, ठीक है, ये तुमने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस। हड़बड़ाना नहीं है, अभी आगे और भी क्लैरिटी आएगा इस चीज में। ठीक है, चलो अभी इसमें तो यू गॉट द आंसर ऑफ वाई इंटीग्रेशन इज यूज्ड। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी हाउ एक्चुअली इंटीग्रेशन इज अप्लाइड। सपोज करो ऐसा एक कर्व दिया हुआ है तुमको x और t के बीच में। ठीक है, x क्या है, x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। तो इस तरह का तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर तुमको इस ग्राफ का इक्वेशन पूछते, इस लाइन का स्ट्रेट लाइन है, तो सिंपली अगर तुमको इसका स्लोप निकालने बोलते तो तुम क्या करते, तुरंत से tan थीटा बता देते, tan थीटा इक्वल टू p बाई b, यानी 5/5 इक्वल टू 1, राइट। तो tan थीटा इज बेसिकली व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ठीक है, यानी कि dx बाई dt। तो यहाँ पे ये देखो, ये dx बाई dt आ रहा है ना, तो dx बाई dt को स्लोप कहते हैं तो वो आता है 1, और इसका यूनिट क्या होता है dx बाई dt। dx का मीटर रेट, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। सो दिस इज वेलोसिटी। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज वेलोसिटी। ये तो तुम पढ़े ही हो 9th क्लास में। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें क्या करते हैं कि अब आगे समझते हैं कि ये इंटीग्रेशन से वापस इसमें हम कैसे आ सकते हैं, ये समझते हैं। ठीक, इसमें क्या है, अभी मान लो तुम्हारे पास dx बाई डी टी का, मतलब उसको v लिख सकते हैं ना, v इक्वल टू dx बाई डी टी होता है। तो एक ग्राफ दिया हुआ है dx बाई डी टी वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें यह बता रहा है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट 1 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है, टाइम देखो बढ़ता जा रहा है बट वेलोसिटी रिमेन सेम, ये यही है ना वेलोसिटी, तो इट इज ऑलवेज 1 मीटर पर सेकंड, ऐसा दिया हुआ है तुमको। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो अब तुम्हें करना क्या है, तुमको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि इसका अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना था, इस चीज का अगर एरिया अंडर ऑफ कर्व निकालना है, ठीक है, इसी का ये जो पार्ट है इसका अगर एरिया निकालना है तो हम इसको कैसे निकाल सकते थे। एक तो सिंपल था कि सिंपली 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 कर दो, ठीक है, तो 5 आ जाता है। लेकिन ये तो तुमको जनरली सिंपल शेप नहीं मिलेगा ना, शेप तो कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल हम तुमको लेके बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में ले रहे हैं। इसमें सिंपली क्या करना है, तो तुम्हें एक स्ट्रिप लेना है। ये जो स्ट्रिप हमने ले रखा है, ये जो लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है, ये स्ट्रिप जो कि dt इसका थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इसका, ये थिकनेस है। मतलब अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो रेक्टेंगल का ये वाला जो है थिकनेस, दिस इज बेसिकली dt, ठीक है। और इसका ये वाला जो हाइट है, ये कितना होगा, ऑब्वियसली इट इज 1, क्यों, इट विल बी 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड है, तो ये हाइट हो गया। तो इसका तो इस चीज में अगर हम तुमसे एरिया ऑफ दिस चूंकि dx बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, dt मतलब इस केस में dt इज वेरी स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बेसिकली 1 टाइम्स dt। तो अब इस चीज को समझो क्या लिख रहे हैं हम। देखो यहाँ पे क्या है, दिस एरिया ऑफ इनफाइनाइटेसिमल कंपोनेंट विल बी v dt। क्यों, ये dx बाई dt है ना, v इज इक्वल टू dx बाई dt, और v कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली दिस इज v, राइट। तो v मतलब ये हाइट जो था तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली v। तो v टाइम्स dt, तो एरिया अंडर कर्व जो होगा, इस पूरे का एरिया जो होगा, वो सिंपली क्या होगा, ऐसे से जितने यहाँ पे dx होंगे उन सबको ऐड करते चलो, ठीक है। कहाँ तक t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 5 तक अगर हम ऐड करते चलें, तो मुझे एरिया अंडर पूरा उसके कर्व का निकल जाएगा, ठीक। तो सम ऑफ, वही लिखा हुआ है, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल इनफिनिटेसिमल कंपोनेंट्स अंडर द कर्व। तो उसी को इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल v टाइम्स dt। मतलब ये v टाइम्स dt क्या था, एरिया ऑफ एक का था ये, ठीक है। और इसी ऐसे ऐसे बहुत सारे इनफिनिटेसिमल एरियाज हैं इस कर्व के अंदर में, है ना, इस पूरे कर्व के अंदर बहुत सारे हैं। तो उनको ऐड करने के लिए वी यूज इंटीग्रल साइन, ठीक है। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, समझ गए। तो इसको जब आगे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, सिंपली एरिया आ जाएगा क्या, इंटीग्रल वेलोसिटी 1 था 1 dt, तो इट इज सिंपली इंटीग्रल dt। अभी आगे तुम फॉर्मूला ही पढ़ लोगे कि इंटीग्रल dt को कैसे सॉल्व करते हैं, बट अभी के लिए जान लो कि इंटीग्रल dt अगर रहेगा तो dt, इंटीग्रल dt का मतलब क्या हो गया, जितने dt जितने सारे होंगे उन सबको ऐड कर देगा सेम dt को, ठीक है। तो वो ओवरऑल टाइम मिल जाएगा तुमको t जो था, जो रेंज में है, ठीक है। तो दिस इज हियर इट इज 5 सेकंड, तो यहाँ पे ये इंटीग्रल dt आ जाएगा 5। अब इसका यूनिट क्या होगा, गौर से देखो, ये dx बाई dt इट इज मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, मल्टीप्लाइड बाई 5 सेकंड यानी कि सेकंड, तो बेसिकली इनटू सेकंड, ये इंटीग्रेशन का यही यूनिट आ रहा है ना, v टाइम्स dt है। देखो v टाइम्स dt, v मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई टाइम सेकंड, तो इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर में। तो दैट मीन्स दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस विल गिव यू x, राइट। सो दिस विल बी हाउ मच, 5 मीटर, ठीक है। और यही तुमको कैलकुलेट करना था बेसिकली, क्योंकि इस वाले कर्व को अगर गौर करोगे तो यहाँ मैंने लेके रखा था 5 मीटर, और इसी के dx बाई dt से, dx बाई dt को 1 मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई कोरिलेटेड हाउ दिस इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें जो बेसिक जो मैथ्स होता है, मतलब कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वो सिंपल है, बहुत सिंपल होता है। उसमें सिर्फ ये लिखना है तुमको। तुम अगर ये लिख लियो ना, dx बाई dt इक्वल टू 1, ये यहाँ दिया हुआ था ना dx बाई dt, व्हाट इज dx बाई dt, दिस इज बेसिकली 1, राइट। सो dx बाई dt इज 1, so what you can do, simply multiply dt, cross multiply like this, so you'll get dx equal to dt, so simply x will become, net x will become integral dt। बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं, जब dx equal to dt कहीं भी लिखा हुआ रहता है ना, then we write like this, इंटीग्रल dx, ठीक है, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt, ऐसा पहले ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अननोन है ना, तो अननोन जो है उसको सिंपली हम एज इट इज लिख देंगे। तो इंटीग्रल dx कर देंगे, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर देंगे, तो वो सम करके वो टोटल x दे देगा, तो दिस इज x। और इस साइड में जो नोन क्वांटिटी है उसको एक्चुअल फार्मूला से इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रल dt बेसिकली t होता है, अभी आगे देख लेंगे फार्मूला वो सब क्या होता है। तो यू गेट x इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी नहीं भी क्लियर है तो भी आगे ये फार्मूला ये सब क्लियर हो जाएगा। दिस वाज जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन टू शो यू हाउ इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो नाउ यू गॉट द आंसर ऑफ हाउ इंटीग्रेशन इज अप्लाइड, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चंस बताए थे ना, 3 चीज बताया था, व्हाई इंटीग्रेशन इज अप्लाइड, हाउ इंटीग्रेशन इज अप्लाइड एंड वेयर इट इज अप्लाइड। वेयर भी देखेंगे अभी बाद में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब इंटीग्रेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। अब ये दोनों जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़, ठीक। पहले हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन तो अभी बता दिए, मीन सम ऑफ इनफिनिटेसिमल कंपोनेंट्स। तो अगर उसमें रेंज ऑफ एडिशन इज नॉट गिवन, इसका मतलब क्या होता है, देखो मान लो सिंपली तुम्हें कर्व दिया हुआ है, कुछ भी कोई भी ऐसा कर्व दिया हुआ है, ठीक है, वाई वर्सेस एक्स अगर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, बट ये नहीं बता रहा है कि तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करना है या कहाँ तक ऐड करना है, ये मालूम नहीं है, ठीक है।
देन इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी और भी ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या बताना चाह रहे हैं इस चीज में। अभी देखते चलो सर। एक इसको बहुत अच्छा तरीका है इसको समझने का, वो ये है हमारे पास, सपोज करो तुम्हारे पास तीन ऐसे इक्वेशन है, सपोज x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर और x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 100, ये तीन इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम तुमको बोलते कि dx बाई डी निकालो इन तीनों का, एक दो तीन, इन तीनों का dx बाई डी सॉल्व करो, तो तुम सॉल्व करके हमको बताओगे क्या आएगा dx बाई डी तीनों केस में। तुम अगर गौर करोगे तो तीनों केस में dx बाई डी विल कम टू बी 2t। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देखोगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट 100 है तो इसका भी जीरो होगा। बाकी में टी स्क्वायर है सेम, टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो इसका 2t होता है। ठीक है, तो dx बाई डी विल इवेलुएट टू 2t। समझ में आया? अब चूंकि मैंने तुम्हें बताया था कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? तो सपोज अगर हम यहां से स्टार्ट करें, dx बाई डी से स्टार्ट करें, और हम चाहें कि अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये मिल जाए। ठीक है, तो अब तुम अगर एक चीज तुमको अगर दिख रहा होगा तो ये बताओ कि अगर dx बाई डी को इंटीग्रेट करेंगे तो इन तीनों में से कोई एक चीज आएगा ना, तीनों कैसे आ जाएगा एक साथ? ये तो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तो ठीक है, ये तीन डिफरेंट इक्वेशन थे तो इनको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ रहा है सेम चीज 2t, लेकिन अगर 2t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए बेसिकली? या तो हमारे हिसाब से तो ये तीनों आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हो तो नहीं पाएगा एक ही इक्वेशन में। तो इसीलिए इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पे जहां पे अनसर्टेनिटी होता है, ये चीज पता नहीं होता है वैल्यू, उसको कहते हैं हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, और उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो समझ लो, वो इजी है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। उसमें क्या है कि जो हमने प्रीवियस एग्जांपल ही लिया था वो अभी देख लेंगे। सपोज करो यही के मतलब यही जो केस है हमारा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन, वो तो मैंने बता दिया, मतलब dx बाई डी से वी विल स्टार्ट। तो dx बाई डी में क्या करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से इधर, तो x और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओगे तो बेसिकली ये अननोन है तो दिस बिकम्स कंप्लीट x। अभी बताया था ना, अगर इंटीग्रल dx है एंड x इज अननोन तो इंटीग्रल dx विल सिंपली गिव यू व्हाट, कंप्लीट x। ठीक है, कंप्लीट सम उसके अंदर का। और ये यहाँ पे देखो इक्वल टू इंटीग्रल 2t dt, यही होगा, dt को इधर ले आए हो तो ठीक। अब यहीं पे एक ब्यूटीफुल चीज है तुम्हारे लिए, इंटीग्रल 2t dt, अभी आगे फॉर्मूला बता देंगे। अभी के लिए मान लो कि इसका इंटीग्रल 2t dt का जो वैल्यू होता है वो टी स्क्वायर होता है फॉर द टाइम बिंग, अभी मान लो इस चीज को। ठीक है, इसमें इसीलिए ऐसा लिखा जाता है कि x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसको अगर तुम सॉल्व कर लोगे उसके फॉर्मूला लगा के तो यू विल गेट दिस टी स्क्वायर। इसके साथ में एक c लिखते हैं, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज टी स्क्वायर प्लस c। ठीक है, बिकॉज दिस वाज एन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सो वी हैव टू यूज अ कांस्टेंट, ये c। अब कांस्टेंट c क्यों यूज हुआ अभी वो समझा दे रहे हैं हम। हियर c इज रिटन एट द एंड टू कैलकुलेट द मिसिंग टर्म। कौन सा मिसिंग टर्म? यहाँ देखो, अगर इसको इंटीग्रेट करते तो बेसिकली मेरा टी स्क्वायर तो आ गया, मतलब इन तीनों में देखो, यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन में ये टी स्क्वायर था ना, तो ये टी स्क्वायर तो वैल्यू आ गया मेरा। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट था इस केस में जैसे जीरो था कांस्टेंट, है ना, इस केस में क्या था, इस केस में यहाँ पे 5 था, इस केस में क्या था 100 था, तो ये लाने के लिए ये कांस्टेंट प्लस सी लिखा गया है। ठीक है, और ये सी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, सी का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होता है कि कुछ उसमें बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा। बाउंड्री कंडीशन का ये मतलब होता है कि they will give you some values to calculate the value of x। फॉर एग्जाम्पल इस केस में बोल सकता है कि सपोज करो यही सॉल्व करते हुए बता देगा कि एट टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा दे देता तुमको, वो इक्वेशन में दिया रहेगा, तो इसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तो तुम क्या करते, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस सी, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी आया था ना, तो यहाँ पे t इक्वल टू अगर जीरो पुट कर दोगे तो t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो c का कितना वैल्यू आता, जीरो आ जाता उस केस में। मतलब यहीं पे लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाता, c इक्वल टू जीरो आ जाता। ठीक है, तो c इक्वल टू जीरो आ जाता तो कौन सा केस तुम्हारा सॉल्व हो जाता है, ये बीच वाला जो इक्वेशन था x इक्वल टू टी स्क्वायर, वो सिंपली आ जाता। समझ में आ रहा है? तो दैट इज वाई प्लस सी इज रिटन इन एवरी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जो भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा अगर सॉल्व करोगे तो उसमें इसका तो फॉर्मूला तुम्हें अभी आगे मिल जाएगा, वो फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू जो मतलब फॉर्मूला से लगा के जो वैल्यू है वो प्लस एक कांस्टेंट टर्म लिखना है। कांस्टेंट टर्म इज कैलकुलेटेड यूजिंग बाउंड्री कंडीशन सो दैट इट रिमेन्स कंसिस्टेंट विद दीज, मतलब कोई भी जो भी फॉर्मूला है तुम्हारा, मतलब जो भी इक्वेशन था वो लाने के लिए, जैसे ये तीन थे तो उसको यूनिक डिफाइन करने के लिए ये कांस्टेंट सी लगाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नहीं भी है तो आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो तुम्हें क्लियर आ जाएगा, अभी बस समझ के रखो कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं।
अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ये सेकंड है, मतलब दो टाइप का होता था, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो एज द टर्म इंप्लाइड डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब उसमें कुछ रेंज ऑफ वैल्यू दिया रहेगा जिससे डायरेक्टली तुमको एक वैल्यू आएगा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ वेरिएबल्स में ही रह जाता है ना, जैसे उस प्रीवियस स्लाइड में देखोगे x इक्वल टू 2t² इस टाइप से, या t² इस तरह से रह जाएगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में यू विल गेट अ डिफाइंड वैल्यू। तो क्या है बेसिकली डेफिनेशन, तो वही सेम, इंटीग्रेशन मीन सम ऑफ इनफिनिटेसिमल कंपोनेंट इफ द रेंज ऑफ एडिशन इज गिवन देन इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। रेंज ऑफ एडिशन इज गिवन का मतलब ये होता है, सपोज ये कर्व है तुम्हारा, कोई भी रैंडम कर्व है, लेकिन उसमें तुमको ये बोला जा रहा है कि तुमको जो एरिया फाइंड करना है, मतलब इस कर्व का y इक्वल टू जो एफ एक्स जो कि ये कर्व दिया हुआ है, इसका जो एरिया फाइंड करना है बेसिकली, तो यू नीड टू फाइंड द एरिया बिटवीन a एंड b। मतलब x का देखो, x का वैल्यू अगर डिफाइन कर दिए हो, अगर x का वैल्यू हम बोल रहे हैं कि a और b के बीच में है, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि x इक्वल टू a पे फंक्शन ऑफ कुछ वैल्यू होगा ना y, क्योंकि y जो है y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, इसी तरह लिखा जाता है। ये बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग यूज टू हो जाओ इसको देख देख के, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स कैन बी एनीथिंग, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। मतलब y जो है वो वेरी कर रहा है x के साथ, इस तरह से बोला जाता है इसी को, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसमें x का वैल्यू a पुट कर दोगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा फंक्शन a² प्लस 2 आ जाएगा y, और अगर b पुट कर दोगे तो b² प्लस 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो a के पॉइंट a x इक्वल टू a है तो तुमको y का वैल्यू पता है, b भी अगर x इक्वल टू b है तो भी तुमको y का वैल्यू पता है, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिकली कहने का मतलब है डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब होता है रेंज दिया हुआ होता है। रेंज इसमें क्या है, वो बता रहा है तुमको कि a से लेके b तक के बीच का ही हमको एरिया चाहिए, ठीक है। ये डिफाइन कर दिया उसने, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं कि इसको मतलब फाइंड कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इट इज सेम एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ लेट इट y इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन था अभी जो मैंने बताया, एंड वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ कर्व बिटवीन ए एंड बी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो डिफाइन होता है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो साइन है, ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन तो सेम रहेगा, और वो उसको वही लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये y इक्वल टू एफ एक्स था और dx, ये कहाँ से आया, अब ये पूछोगे ये चीज़ कहाँ से आ गया, ये चीज़ वही चीज़ है यार, कि सपोज करो इसमें एक स्ट्रिप मानोगे, पतला सा एक थिन स्ट्रिप मानोगे, दिस अ वेरी थिन स्ट्रिप, यहाँ इतना चौड़ा नहीं है, ठीक है, जिसका ये थिकनेस जो है यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दिस थिकनेस इज हाउ मच, दिस इज सिंपली योर dx, ठीक है। तो ये जब dx है, मतलब ये जब dx है तो यहाँ पे फंक्शन का कुछ वैल्यू होगा ना, f ऑफ x, ठीक है, जो भी उस टाइम पे x का वैल्यू होगा वही यहाँ पे, मतलब ये ऐसा है, यहाँ से x डिस्टेंस पे, इस ओरिजिन से, ये ओरिजिन है ना तुम्हारा, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस लिए, ठीक है। तो इस x डिस्टेंस पे कुछ फंक्शन का वैल्यू होगा fx, और dx क्या है थिकनेस, तो हाइट इनटू ये वाला थिकनेस कर दोगे तो इसका एरिया भी निकल गया, तो दिस इज एरिया बेसिकली एफ एक्स डी एक्स, इनफाइनेटेसिमल एरिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब ये देखो a से b, ये समझना जरूरी है, ये कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं, ये a से b इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो मुझे उसको रेंज बताना है कि मुझे एडिशन जो करना है, मतलब ये जो इनफाइनेटेसिमल एरिया था इसका जो मुझे एडिशन करना है, ठीक है, इस इनफिनिटेसिमल एरिया का जो एडिशन करना है मुझे, वो कहाँ से कहाँ करना है, वो मुझे ए से लेके बी तक ही करना है, मतलब पूरे का नहीं करना है, मतलब ये पार्ट का भी नहीं करना है और इस पार्ट का भी नहीं करना है, सिर्फ ए और बी के बीच करना है। तो ये अब लोअर लिमिट कहलाता है, ये जो नीचे जो लिखाया हुआ है ए, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड बी जो लिखा हुआ है ऊपर में जो लिखाएगा दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें कैसे चलते हैं हम लोग, ओरिजिन के साइड से चले हैं तो पहले ए आया बाद में बी आया, राइट। तो इसलिए ए से लेके बी, तो मतलब एडिशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इस तरह से उस पर ऐड करते चलेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे फाइनली, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, मतलब ये फाइनली बी तक वी विल रीच, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। नीचे सेम एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सब फॉर्मूला सेम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसमें सिर्फ वही होता है कि जो प्लस सी उसमें आता था ना, एक याद करो प्लस सी जो कांस्टेंट आता था, ये अब इस केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये चीज़ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पहले से ही ये लिमिट्स दिए हुए हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ये लगा के मुझे एक्चुअल वैल्यू पता चल जाता है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें देखो इवेलुएट जो ये होता है, इट इज जस्ट इवेलुएटेड लाइक इंडेफिनेट इंटीग्रल, सब चीज कांस्टेंट चीज नॉट प्रेजेंट जो मैंने बताया, एंड वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द लोअर एंड अपर लिमिट्स। लोअर लिमिट इसमें क्या है ए, इस केस के लिए ए था, और अपर लिमिट बी। और सॉल्व कैसे करते हैं ये देखो, सपोज करो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर हम निकालेंगे तो ये सपोज करो कोई वैल्यू आया g ऑफ x, उसको g ऑफ x मान रहे हैं,
इसका क्या मतलब होगा, इसको ये किसी को समझ में आ रहा है कि ये क्या है? मान लो कि एफ एक्स अगर मान लो एक्स होता, या सॉरी एफ एक्स अगर मान लो तुमको एक्स होता सिर्फ, ठीक है, तो एक्स इंटू डी एक्स करते, तो बस अभी तुमको बता दे रहे, तुमको फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इसका वैल्यू आता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अगर डी एक्स किया जाए तो इसका वैल्यू आता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये भी आखिर एक्स के टर्म्स में ही है ना, तो डेट इज वाई वी आर कॉलिंग इट सम फंक्शन जी ऑफ एक्स। ये बात समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड जी ऑफ एक्स। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इस इंटीग्रल का पूरा वैल्यू अगर मान लो जी ऑफ एक्स आ रहा है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। ये खाली समझो, अभी आगे अभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है। अभी लिखने का स्टाइल समझो सिर्फ कि क्या है। तो ऐसे लिखते हैं, जी ऑफ एक्स लिखते हैं, नीचे में लोअर लिमिट जो ए लिखा हुआ है और ऊपर में लिखते हैं अपर लिमिट, ठीक है। इसी तरह ब्रैकेट देके, मतलब यू नीड टू गिव 2 ब्रैकेट्स लाइक दिस, इस तरीके से, और उसके अंदर वो जो जी ऑफ एक्स जो आ रहा था वो लिख दोगे, और यहाँ पे लोअर लिमिट हो गया, यहाँ पे अपर लिमिट हो गया, ऐसे बैठा देते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि दिस इज गिवन बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ बी मतलब क्या कि एक्स के जगह में यहाँ पे पहले एक्स के जगह में बी पुट कर दो, ठीक है। तो कुछ जी ऑफ बी का वैल्यू आएगा, कितना आएगा इस केस में, बी स्क्वायर बाई 2 आता, और माइनस जी ऑफ ए मतलब एक्स के जगह में फिर अब ए पुट कर दो, तो अब क्या आता है ए स्क्वायर बाई 2। तो बेसिकली आंसर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। खैर चिंता मत करो, ये अभी आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये और भी पूरा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। अभी बस समझ लो कि क्या लिखा हुआ है इस चीज में, और कैसे प्रोसेस डिफाइन कैसे किए और कैसे ये सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है कि जब भी तुम्हें रेंज ऑफ एडिशन दिया हुआ है, ठीक है, जहां तुमको पता है, क्योंकि फिजिक्स में मैं तुमको बता रहा हूँ, फिजिक्स में मोस्टली हर जगह डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होता है, क्योंकि वहां हमें पता रहता है ना कि बाउंड्री कंडीशन में मालूम होता है कि कहां से कहां तक मुझे लेके जाना है, इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही हमें पूरा जरूरत पड़ेगा पूरे फिजिक्स में, ठीक है। तो अब हम आगे इसका कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं, चलो। अब देखो, इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूलाज हमें याद रखने हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़रूरी है, जो मैंने इस स्लाइड में जो दिए हैं ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, ये तुम्हें याद करने ही करने हैं, ये याद रखना। उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे क्वेश्चन बनाओगे ना तो वैसे वैसे तुमको याद रहने लगेगी चीज़ें, ठीक है। एक बार में नहीं होता है, हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से डिफ्रेंशिएशन का भी जो फार्मूला दिया है या ये अभी जो इंटीग्रेशन का दे रहे हैं वो आराम से याद करना है। ऐसा कोई जादू नहीं है कि अभी बस पढ़ लिए एक बार तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, याद रहता जाएगा, फिर वो तुमको यूज टू हो जाओगे उस चीज से, ठीक है। तो ये जो मैंने इस स्लाइड में दिए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड यू शुड रिमेंबर दिस। मैं तुमको वो सब नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब जो बताया था ना मैंने कि मैथ्स का बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ इंटीग्रेशन का, नहीं, ये मेरा पर्पस नहीं है। फिजिक्स में जितना रिक्वायर्ड है उतना समझना है, ठीक है। और कहीं वैसा कुछ अगर स्पेशल आएगा तो वो भी देख लेंगे, लेकिन ये इसमें जितने लिखे हुए वो तुम्हें याद रखना है। तो चलो वी विल स्टार्ट विथ, इसमें क्या है, सपोज करो यू नीड टू कैलकुलेट इंटीग्रल ऑफ वाई विथ एक्स, सपोज, ठीक है। अब वो x विथ t भी हो सकता है, v विथ t, एनीथिंग इट कैन बी देयर, आई एम टेकिंग बोथ आर वेरिएबल्स, y एंड x आर वेरिएबल्स, ठीक है। तो y शुड बी इन टर्म्स ऑफ x, पहला तो ये कंडीशन है, ये क्लियर है, जैसे डिफरेंशिएशन में भी यही कंडीशन था। नाउ सपोज लेट, अगर ऐसा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स टू द पावर, एक्स टू द पावर n मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, बीट एनीथिंग, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, मतलब ऐसा अगर तुमको कहीं दिखा इंटीग्रल ऑफ सपोज एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ऐसा दिखा तो तुम्हें क्या करना है, तो यू हैव दिस फॉर्मूला दैट इंटीग्रल ऑफ, एक मिनट, इंटीग्रल ऑफ एक्स एन डी एक्स विल बी हाउ मच, इट विल बी सिंपली एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये रट लो, ठीक है, बाय हार्ट कर लो इस चीज को, ठीक है। बहुत बेसिक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। जैसे डिफरेंशिएशन को याद कर लेना है, डी ऑफ एक्स एन बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। उसी तरह इंटीग्रेशन का ये इसको रट लेना है। और चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, बताए थे इसमें कोई बाउंड्री कंडीशन कुछ नहीं दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे एक साथ में प्लस सी आएगा, क्लियर। एक और इसका कंडीशन है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, ये n इक्वल टू माइनस नॉट इक्वल, क्यों, कोई बता सकता है क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर n माइनस वन हो जाए तो यहाँ पे देखो इस टर्म में, यहाँ डेनोमिनेटर में माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है।
तो ये x टू द पावर n प्लस 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, वो तो सॉल्व ही नहीं हो पाया बेसिकली इंटीग्रेशन। दैट इज वाई n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो ये फॉर्मूला तुम याद करो, मतलब बेसिकली जितना भी अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो सब याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या है। इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट इंटीग्रल ऑफ y, ठीक है, y शुड बी इन टर्म्स ऑफ x, y इक्वल टू 1/x है। दिस इज बेसिकली x टू द पावर ऑफ क्या, अगर हम बोलते हैं x टू द पावर ऑफ दिस इज -1, राइट। तो यानी कि दिस इज द केस ऑफ n इक्वल टू -1, ये वाला चीज अगर n इक्वल टू -1 हो गया तो क्या होगा, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड देयर, राइट। तो उस केस में क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देन इंटीग्रल ऑफ बेसिकली dx/x बोलो या 1/x dx बोलो, जो भी बोलना है बोलो, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, इट विल बी सिंपली ln ऑफ x प्लस c। अब बोलो ln ऑफ x क्या होता है भाई, बताओ ln, व्हाट इज ln। तो ln इज नेचुरल लॉग बेस ई, मतलब क्या, तुम लोगों ने कभी भी 9th या 10th में ये पढ़ा था क्या, लॉग, लॉगरिथमिक टेबल या लॉगरिथम्स पढ़े थे ना। तो लॉग जब लिखते हो तो लॉग इज बेस 10, बेसिकली इसका बेस 10 होता है, ठीक है। ये याद होगा तुम लोग को, पता होगा जब पढ़े होगे तो, क्योंकि एंटी लॉग निकालते होगे तो वो 10 के हिसाब से जाता था। अगर ln लिखा हुआ है, ln सिर्फ लिखा हुआ है, तो ln मीन्स दिस इज नेचुरल लॉग विथ बेस ई। ई व्हाट नाउ, व्हाट इज ई, इज एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। जैसे पाई होता है ना, पाई का वैल्यू होता है कुछ 3.14, उसी तरह ई का वैल्यू होता है कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग 2.18, ठीक है, ये सॉरी 2.71 या 2.72 होता है, ठीक है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल का वैल्यू होता है। तो दिस इज बेसिकली ln। तो ये लॉग मत लिखना है, ln लिखना है। ln दिस इज बेस ई, बेसिकली लॉग, अगर लॉग ई लिखा रहे कहीं, लॉग ई बेस में, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ln, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ln x प्लस सी ऐसा होता है, ठीक। इन सब का भी जब न्यूमेरिकल आगे बनाएंगे तो बताएंगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये सब क्या हो रहा है। अभी बस तुम पहले फॉर्मूला पे ध्यान दो। अब ये सब जो लाइन से मैंने फॉर्मूला लिखा है वो सबको समझ लो। इंटीग्रल के डी एक्स, व्हाट इज इंटीग्रल के डी एक्स, मतलब कि कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इंटीग्रल, जैसे 5 टाइम्स डी एक्स हो खाली लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 को तुम बाहर ले आओगे और फिर उसको लिखोगे इंटीग्रल डी एक्स, ठीक है। तो और इंटीग्रल डी एक्स बेसिकली क्या है, व्हाट इज इंटीग्रल डी एक्स, इंटीग्रल डी एक्स इज, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स टू द पावर ऑफ 0 इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये x टू द पावर n है, तो यहाँ पे लगा के देखो x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1, तो x टू द पावर n प्लस 1 क्या होगा, x टू द पावर 0 प्लस 1 दैट इज x, राइट। और बाई n प्लस 1 दैट इज 1। तो दिस इज बेसिकली x। तो इसीलिए हम पिछले स्लाइड में बता रहे थे कि इंटीग्रल ऑफ dt भी होता है तो वो दैट इज t, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ dx तो इट विल बिकम 5x, समझ में आया। तो इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ना बाहर आ जाता है, ठीक है। और प्लस c तो रहेगा ही, वो तुमको पता है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो दिस कांस्टेंट, दिस c अगेन वन कांस्टेंट विल बी देयर, राइट। अब उसी तरह e टू द पावर x, e यहाँ अगेन व्हाट इज ई इज एक्सपोनेंशियल, तो e टू द पावर ऑफ x अगर है तो इंटीग्रल e टू द पावर x dx अगर होगा तो इट इज सिंपली e टू द पावर x प्लस c। तो e टू द पावर x ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। डिफरेंशिएशन का और भी फॉर्मूलाज मैंने उस स्लाइड में नहीं बताया था, मैं आगे बता दूंगा तुम्हें कि कौन कौन से बेसिक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, e टू द पावर x ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, ठीक। अब ये इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स क्या है, इट विल बी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, अगेन दिस कांस्टेंट। और इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स होगा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। एक ये भी एक जो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये याद रखना, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में ये काम आता है। इंटीग्रल 1/x² प्लस 1 dx, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर दिस। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इट विल बी सिंपली tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। ये सब अब बोलोगे कैसे याद होगा, तो बस ये रटना है, बेसिक है, इसको रटना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो इसको याद कर लेना, ठीक है। ऐसा कोई जादू वाला चीज नहीं है, ये आराम से याद कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। अब इसमें एक और चीज मुझे समझाना था, वो ये था, सपोज करो इफ x इज रिप्लेस्ड बाय ax, मतलब यहाँ पे कहीं भी ax मतलब क्या, जैसे e टू द पावर x है तो e टू द पावर ax हो गया, d में ax से रिप्लेस नहीं होता है, e टू द पावर ax dx रहेगा, dx तो रहेगा ही, ये जो टर्म है ये तो रहेगा ही, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो वेरिएबल है x, तो उसका जो डिफरेंशिएशन वाला वेरिएबल है ये भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये भी यहाँ dx होगा और यहाँ पे x होगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ और है t टू द पावर n और यहाँ dx है, तो वहाँ पे मत ये फॉर्मूला लगा देना, समझ में आ रहा है। ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए हमेशा, वेरिएबल और ये जो डिफरेंशियल है, ठीक। चलो
तो इसका मतलब ये हो रहा है रिप्लेस बाय एक्स, मतलब जैसे साइन है, साइन एक्स है तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स, ठीक है। डीएक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, डीएक्स विल रिमेन एज इट इज। तो आगे भी देखते हैं ये क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, सिंपली डिवाइड द रिजल्ट बाई ए एंड रिप्लेस एक्स बाई ए एक्स। इस चीज को समझ लो। इसका प्रूफ भी होता है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत इजी प्रूफ है, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये याद रखना। जैसे इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स आ गया, तो हमारे फंडा के हिसाब से क्या होना चाहिए, जो रिजल्ट है वो डिवाइड बाई ए हो जाएगा और एक्स विल बी रिप्लेस बाई ए एक्स। तो यहाँ पे देखो, इस केस में यहाँ पे देखो ई टू दी पावर एक्स प्लस सी होता, लेकिन अभी ई टू दी पावर एक्स है तो डिवाइड बाई ई टू दी पावर एक्स को डिवाइड बाई कांस्टेंट को डिवाइड बाई ए करोगे तो वो कांस्टेंट ही कोई और कांस्टेंट होगा। 5 डिवाइड बाई 2 विल बी 2.5 एंड 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 5, बट बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। तो उसको इसलिए हमने सी ही लिखा है, ये दिस इज आई हैव रिटन इट एज सी ओनली। तो ई बेसिकली हो गया ई टू दी पावर एक्स बाई ए, समझ में आया। एक्स को ए एक्स से रिप्लेस किए और होल को रिजल्ट को डिवाइड कर दिए ए से। सिमिलरली 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होता है, ये इंटीग्रल। जैसे साइन एक्स साइन ए एक्स होता तो क्या लिखते, 1 बाई ए मतलब -1/a कॉस ए एक्स प्लस सी, ठीक है। उसी तरह कॉस एक्स का भी होता तो निकाल लोगे। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ऐसा आता, ठीक है, तो इसका इवैल्यूएशन देख लेना, ये बहुत ईजी है। सिंपली ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1। तो बेसिकली एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स बाई ए है ना। तो जहां जहां एक्स आएगा फॉर्मूला में उसके, वहां पे एक्स बाई ए से उसको रिप्लेस कर दो, ठीक। और डिवाइड बाई जो ए वाले थे उसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अगर करोगे तो इट विल बी सिंपली 1 बाई ए, जो मैंने बताया डिवाइड करना था बाहर आ गया, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूलाज है पहले तुमको ये सब फॉर्मूला याद रखने होंगे। इसका एप्लीकेशन अभी आगे न्यूमेरिकल जो बनाएंगे वहां तुमको दिख जाएगा कि ये कैसे अप्लाई होता है। हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये तुम्हारे लिए एकदम नया है और ये ग्रेजुअली समझोगे, धीरे धीरे समझोगे। इसमें कोई जादू नहीं है कि तुम तुरंत से अगर चाहोगे एकदम कि जस्ट यू नो इन सेकेंड्स यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ग्रेजुअल धीरे धीरे डेवलप होगा और आराम से डेवलप होगा, इसलिए हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है इसमें। चलो अब आगे देखते हैं। Now let us solve some question to check your understanding. The first question, the velocity of a particle is given by v equal to 3t square minus 2t plus 2 in unit meter per second. Find the displacement x of the particle if the particle was at x equal to 1 meter at t equal to 1 second, and b part find displacement at t equal to 2 second. Very easy, देखो v दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो तुमको v इक्वल टू, तो ये तो मालूम होगा ना, ये तो तुमको खुद लिखना पड़ेगा। v इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v इक्वल टू dx by dt इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू सिंपली 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, ये जो लिखा हुआ है इसी को मैंने लिख दिया, v की जगह में सिर्फ dx by dt के रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो मैंने उस समय बताया था कि मैथमेटिक्स कैसे यूज करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dt को इधर ले आएंगे। तो dx इक्वल टू बेसिकली क्या हुआ, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2t इंटू dt, राइट। तो देयरफॉर x मतलब दोनों साइड इंटीग्रल लगाए तो इंटीग्रल dx विल बी x, आई टोल्ड यू ना, जो अननोन होता है उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ x इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल साइन लगा देंगे, ये पूरा टर्म ये जो आ गया और मल्टीप्लाइड बाय dt। अब इसको इंडिविजुअली सबको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के सबको इंटीग्रेशन साइन से अलग अलग कर देंगे। तो इंटीग्रल 3t स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dt, 2t मल्टीप्लाइड बाय dt, 2 मल्टीप्लाइड बाय dt, ठीक है। तो इंटीग्रल 3t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रल 2t dt प्लस प्लस इंटीग्रल 2 टाइम्स dt प्लस c, ठीक है, कांस्टेंट। अभी बताया था ना कि c भी एक आता है। अब इसको सॉल्व करना है, अभी कैसे करेंगे, 3 कांस्टेंट था उसको बाहर ले आए तो ये बाहर आ गया। टी स्क्वायर इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, राइट। तो यहाँ पे टी क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू टी टू द पावर 1 बाई 1, तो डेट इज 2 एंड प्लस दिस कांस्टेंट सी। सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट एक्स इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी। यहाँ तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर डाउट आ रहा होगा किसी को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मतलब ये इक्वेशन यहाँ कहते चेंज हो गया, तो ये मैंने वही बताया कि ये तुमको तो पता होना चाहिए ना यार कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, इट इज dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उसी को तो पहले लिखेंगे ना, dx by dt, ठीक है। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। अब इसमें ये दिस वाज योर, ये जो तुम्हारा सॉल्व हो के आया, ये यहाँ तक इनडेफिनिट इंटीग्रल था, दिस वाज आईडी इनडेफिनिट इंटीग्रल, राइट। अब आगे देखो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल इफ द पार्टिकल वाज एट x इक्वल टू 1 मीटर एट t इक्वल टू 1 सेकंड। ये दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज बाउंड्री कंडीशन, राइट। तो इस चीज को कैसे लगाते हैं अब उसको समझाते हैं। तुमने x का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, x इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी, राइट। अब तुमको ये दिया ही हुआ है कि एट
t इक्वल टू 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू 1 मीटर, तो यहाँ पे इसको पुट कर दो, t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पे डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 डाल दो, जहाँ x है वहाँ 1 डाल दो, तो 1 इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू c, तो इफ यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट द वैल्यू c इक्वल टू -1, समझ गए, तो उसको यहाँ पे लिख दोगे, तो सो दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, x इक्वल टू टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, क्योंकि वो ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालना जरूरी था। अभी मेरे हिसाब से तुमको थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा कि कांस्टेंट क्यों आया था, ठीक है, और इंटीग्रेट करके कांस्टेंट का वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये दोनों चीज अभी तुम्हें कम से कम यहाँ पता चल गया होगा, नहीं पता चला है अभी आगे और समझ में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस बनाओगे तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या था, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो अब कैसे निकालोगे, सबसे पहले t इक्वल टू 2 सेकंड में निकालने के लिए यू नीड दिस इक्वेशन, राइट, यू कैनॉट यूज दिस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट c था, तो यहाँ पे t, तब तो बहुत सिंपल है, सिर्फ t जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7 मीटर, क्लियर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है फिगर शो द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड बिटवीन 0 to 6, देखो यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात हो रहा है ना, तुमको चूंकि तुमको दे दिया है वो इंटरवल दे दिया है, ये एक ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स कुछ दिया हुआ है, इट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, और ये 0 to 6 के बीच में, यहाँ 0 to 6 के बीच में x का वैल्यू जहाँ जहाँ होगा उस बीच का ये पूरा एरिया निकालना है, ये जो लाइन्स दिख रहे हैं ना, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में तो फटाफट क्या आना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला तेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होगा, इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे इस केस में, सिंपल सी बात है, मैंने बोला था इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रिप एक लेंगे, राइट, तो इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रिप लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए लेट अस अज्यूम एन इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रिप हैविंग विथ dx, ये देखो अभी ये कैसे लेते हैं, इस चीज को बहुत गौर से समझना, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ से ये ओरिजिन था, ये 0 पॉइंट जो है दिस इज ओरिजिन, राइट, तो 0 से कुछ x डिस्टेंस पे dx थिकनेस, दिस dx इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट, ठीक है, तो इस dx थिकनेस जहाँ पे भी अज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे हमें उसका हाइट भी तो चाहिए होगा ना, इसका एरिया निकालने के लिए, थिकनेस पता है, हाइट अगर रेक्टेंगुलर पता चल जाएगा तो ये हाइट मल्टीप्लाइड बाई dx कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, राइट, तो इसका हाइट निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, ये x पता होना चाहिए कि ये ओरिजिन से कितना दूर है, तो ये x हमें कहाँ से पता चलेगा, ये देखो यहीं पे, तो ये जो दिया हुआ है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू अगर मान लो 2 रखोगे तो y का वैल्यू इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो यही इसका हाइट हो जाएगा ये, तो दिस इज बेसिकली y, समझ में आ रहा है, तो लेट अस अज्यूम एन इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रिप हैविंग विथ dx एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन, वो क्यों लेते हैं x अभी ओरिजिन से, वो तुमको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ द कर्व एट x इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो भी मैंने बताया, विच इज द लेंथ ऑफ द इनफाइनाइटेसिमल रेक्टेंगल, ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस इनफाइनाइटेसिमल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या आएगा, बेसिकली सिंपली वी कैन राइट इट एज dA क्या मतलब हुआ, dA मतलब हुआ इनफाइनाइटेसिमल एरिया ऑफ दिस, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है वो खुद इनफाइनाइटेसिमल है, तो दैट इज व्हाई dA will be the infinitesimal area of this strip, right, so it will be simply y times dx, ये समझ में आया, लिखना ये कैसे लिखा है, y इसका क्या था, y is the basically this height जो कैलकुलेट किए इस x डिस्टेंस पे, ये y कितना था वो तुम कैलकुलेट तुम निकाल सकते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर थे, तो इट इज सिंपली y टाइम्स dx, राइट, तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू तो तुमको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पुट कर दो, ठीक है, तो ये तुमको बेसिकली इक्वेशन तेरा बना, यहाँ पे ये समझे, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन बना लिया कि dA इज इक्वल टू वॉट, इट इज सिंपली एक्स स्क्वायर टाइम्स dx, समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, क्योंकि अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि अगर इनफाइनाइटेसिमल ऐसे ऐसे जो इनफाइनाइटेसिमल dx है इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, कहाँ तक 0 से लेके 6 तक, तो मुझे एरिया निकल जाएगा इस कर्व के नीचे का, ये बार बार मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इस बेसिकली क्या करना होगा, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि ये तो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है ना, ये पूरा का पूरा ग्राफ वेरी कर रहा है, तो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट्स भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लोअर लिमिट लगता है, यहाँ पे क्या लगता है, अपर लिमिट लगता है, ठीक है, तो उसी तरह से भी यहाँ पे समझो, टोटल एरिया ऑफ द कर्व विल बी एडिशन ऑफ ऑल द इनफाइनाइटेसिमल एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6, क्लियर है, तो एरिया बेसिकली होगा इंटीग्रल ऑफ dA, वही जैसे इंटीग्रल dx लिखते थे तो यहाँ इंटीग्रल dA होगा, यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा दोगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा दोगे, तो इंटीग्रल dA तुमको क्या मिल के आएगा, वही मैं बताया था ना, इंटीग्रल dA मतलब ऐसे से dA सबको ऐड कर दो तो इट विल बी अ सम अननोन है, तो इट विल सिंपली बिकम एरिया A, राइट, सो इंटीग्रल dA इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर dx, ये समझना जरूरी था, जो भी मैंने बताया ये फंक्शन था एक्स स्क्वायर dx तुमने निकाला था, और इसमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, ये दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट 0 to 6, क्योंकि यही क्वेश्चन ही बोल रहा है 0 to 6 के बीच में निकालने हैं, ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स क्यूब बाई थ्री, राइट। तो ये हुआ एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है। अब यहाँ तुम अभी समझना कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। तो दिस एक्स क्यूब बाई थ्री इज बेसिकली जी ऑफ एक्स, अनदर फंक्शन सम जी ऑफ एक्स, राइट। तो एक्स क्यूब बाई थ्री इसी को कहते हैं, मतलब इसी को जी एक्स हम कहते हैं, ठीक है। और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो अब लगाते कहते हैं ये समझो, तो वो मैंने क्या बताया था, जी ऑफ अपर लिमिट, मतलब जी ऑफ एक्स अगर आ रहा है तो एक्स के जगह में बी पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो पहले बी पुट कर दो। तो अपर लिमिट हमारा 6 है, तो इट विल बी 6 क्यूब बाई 3। ये समझना अच्छे से, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट इस केस में क्या था, जीरो था, तो माइनस साइन एक लगाए, फिर लिखे एक्स क्यूब, एक्स अब जीरो पुट करेंगे तो जीरो का क्यूब डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 6 क्यूब बाई 3, इट विल बी 72। समझ में आया। तो यहाँ पे मैं तुम्हें ये एप्लीकेशन दिखा रहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कैसे हमने किया, कैसे उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये बेसिक था। आगे जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स कि चल कैसे रहा है। बस अभी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पहले अपर लिमिट लगाते हैं, बाद में लोअर लिमिट लगाते हैं, बीच में एक माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे फिर से एक सिंपल सा इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है। इवेलुएट y ऑफ t, मतलब ये एक वैल्यू निकालना है, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t। यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल है 0 टू t सम टाइम t, t कैन बी एनीथिंग, ठीक है, t इक्वल टू 5 सेकंड 2 सेकंड व्हाटएवर। तो यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन क्या है, a साइन ओमेगा t dt, ये ध्यान देना, a साइन ओमेगा t dt वेयर a एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट, सब चीज दे दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y का, y ऑफ जीरो एंड y ऑफ पाई बाई ओमेगा। y ऑफ जीरो क्या इंप्लाई करता है, y ऑफ जीरो का मतलब है कि y ऑफ t, अगर तुम इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को बेसिकली सॉल्व करोगे पहले, तो कुछ तेरा वैल्यू आएगा, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ y ऑफ t। अब और दैट विल आल्सो कम इन टर्म्स ऑफ t, राइट। तो y ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, t इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो इट बिकम्स y ऑफ जीरो। y ऑफ पाई बाई थ्री मतलब जहां जहां t है वहां पे पाई बाई थ्री पुट कर दो तो इट बिकम्स y ऑफ पाई बाई थ्री, राइट, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से ये कोई भी बना लेगा। तो मैं दिया ही हुआ है y इक्वल टू जीरो, जीरो टू टी ए साइन ओमेगा टी डी टी, राइट। अब a कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो a को पहले हम बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है तो विल टेक इट आउट। तो इट बिकम्स a इंटीग्रल जीरो टू टी साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ याद करो इंटीग्रल ऑफ साइन, साइन का जब हम बात किए थे, साइन एक्स डी एक्स अगर होता, साइन एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या था, इट वॉज माइनस कॉस एक्स, राइट, माइनस कॉस एक्स था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ चूंकि एक ओमेगा भी आ रहा है, मतलब यहाँ देखो यहाँ पे सिर्फ टी नहीं है, इट इज ओमेगा टी, ठीक है। तो वहाँ याद करो जब हम तुमको बताए थे कि अगर x की जगह ax होगा तो क्या करेंगे, उसको रिजल्ट को डिवाइड करेंगे a से, राइट, और x को रिप्लेस कर देंगे a से, तो इट बिकम्स cos ax बाई a। अगर ये साइन ax होता तो, समझ में आ गया, साइन ax dx होता तो माइनस कॉस ax बाई a हो जाता, ठीक। तो याद रखना है सब चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बाई ओमेगा, वही वन बाई ओमेगा से डिवाइड कर देना है, ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके टी। अभी क्या करना है, पहले अपर लिमिट, तो पहले टी डालेंगे, तो ए बाई ओमेगा तो एज इट इज बाहर रहेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, ये कैसे हुआ, टी के जगह में टी डाली, ये टी, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे परेशान मत होना, ये यही टी है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ये टी कुछ भी हो सकता है वैल्यू, मतलब अभी सिर्फ टी दिया हुआ है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो वी विल राइट इट एज टी ओनली। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक, फिर एक माइनस साइन लगाना है, अगेन सेम इसी इसी फंक्शन में, तो फंक्शन क्या, माइनस कॉस है, राइट। तो फिर से लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टाइम्स जीरो, ये जीरो है, राइट। तो ओमेगा टाइम जीरो क्या होगा, जीरो, तो कॉस जीरो हो गया बेसिकली। अब इसको इवैल्यूएट करोगे तो क्या आएगा, ए बाई ओमेगा, यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन, तो वन माइनस कॉस ओमेगा टी। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ वाई ऑफ टी इज ए बाई ओमेगा वन माइनस कॉस ओमेगा टी। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, मतलब ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिक फार्मूला का यूज करके कैसे निकाला गया है, ठीक। अब y ऑफ जीरो निकालना है तो सिंपली व्हाट यू विल डू, यू विल पुट जहाँ भी t है वहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो वन माइनस कॉस ओमेगा जीरो, इट विल बी जीरो, बिकॉज कॉस जीरो इज वन अगेन, तो वन माइनस वन विल बी जीरो, तो y ऑफ जीरो इज जीरो, ओके। और सेकंड पार्ट क्या निकालना है, इट इज y ऑफ पाई बाई ओमेगा, y ऑफ पाई बाई ओमेगा मतलब जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे उसको रिप्लेस कर दो पाई बाई ओमेगा से, तो a बाई ओमेगा वन माइनस कॉस ओमेगा पाई बाई ओमेगा, यहाँ पे देखो जो मैंने रिप्लेस किया है, राइट। तो ओमेगा, ये ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी सिंपली a बाई ओमेगा वन माइनस कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री मीन्स व्हाट, 180 डिग्री इज कॉस 180 मीन्स माइनस वन, ओके। ये तुम लोग को याद रखना है, कॉस का वैल्यू तो पता ही होगा तुमको, ये याद रखना है, ऐसे भी 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो तुमको सब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो y ऑफ पाई बाई ओमेगा फ्यूल कैलकुलेट, यू विल गेट 2a बाई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से तुम्हें मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का
कैसे अप्लाई करते हैं ये अभी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ फ्यू क्वेश्चंस टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। देख लो बहुत इजी है, इंटीग्रल e टू द पावर माइनस टी बाई ए डी टी, ठीक है। ये e टू द पावर, ये माइनस टी बाई ए ई के ऊपर है, ठीक है। e टू द पावर माइनस टी बाई ए डी टी निकाल लेना आराम से। b है स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। ये दोनों इंडिफिनिट इंटीग्रल है। यहाँ पे इंटीग्रल 1 टू e, मतलब लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट e है। 5 बाई एक्स, दिस इज 5 बाई एक्स कम्प्लीटली, ठीक है। 5 बाई एक्स डी एक्स, इसको भी सॉल्व कर लेना। वहाँ फार्मूला लिस्ट है, उसको बार बार देखो, धीरे धीरे करो, याद कर लेना, लेकिन याद जरूर कर लेना। और डी है इंटीग्रल 0 टू 1 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई टू द पावर 3 एक्स डी एक्स, ठीक है। ई मैंने तुमको पहले ही बताया था, इट इज एक्सपोनेंशियल हुज वैल्यू इज ई इक्वल टू 2.72, ठीक। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज वर्क इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इस पे एफ फोर्स लग रहा है, ठीक। तो यू कैन राइट वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट एज इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, वेयर एफ इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इन न्यूटन एंड डी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। मतलब डी एक्स मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो इसका हुआ होगा, दिस कॉल्ड डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। ए फोर्स वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज एफ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये समझना जरूरी है, यहाँ पे फोर्स खुद ही वैरी कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स जब वैरी कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो यानी कि तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट होता तो सिंपल होता मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे यू नीड टू डू इंटीग्रेशन, राइट। तो खैर फार्मूला यही हुआ है। तो एफ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन W इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 5 मीटर। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल यूज होगा, बस मैं तुम्हें इतना हिंट दे रहा हूँ। मतलब वर्क इक्वल टू जो इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स करना है वो तो तुम कर लोगे आराम से, एफ टाइम्स डी एक्स, एफ लिख दो जो लिखा हुआ है डी एक्स, और यहाँ लिमिट क्या लिखोगे 1 से लेके 5 मीटर तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, वेरी इजी क्वेश्चन, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए सही है ये, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, a certain physical quantity momentum of a particle changes with time t according to the relation dp by dt equal to 10 plus 2t। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिया हुआ बेसिकली dp by dt, इसका मतलब ये होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और दिया हुआ इफ द मोमेंटम इज 0 एट t इक्वल टू 0, मतलब p का वैल्यू जो है मोमेंटम p 0 एट t इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 10 सेकंड। बेसिकली व्हाट इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यू नीड टू कैलकुलेट p का वैल्यू चाहिए और दिया हुआ है dp बाई dt में, ठीक है। तो अब तुम दिमाग लगाओ कहाँ इंटीग्रेशन लगाना है, डेफिनेट इंडेफिनेट क्या बाउंड्री कंडीशन जो भी करना है, दैट यू थिंक अपॉन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ solution to these questions whatever I have given will be given in a, I have already told you, will be given in a separate video lecture after completion of this topic, ठीक है। So please learn all the formulas of integration whatever I have given as well as differentiation also, ठीक है ना। ये सब को अच्छे से याद करो and try to apply these formulas in the numericals, okay। And my next video lecture will be out very soon. Till then, have a good time learning physics. Bye for now. Thank you. Bye.